हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ना जो सब्जेक्ट की आप बात करने जा रहे हैं हम लोग, इस सब्जेक्ट में अगेन कोर थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें पूरी थ्योरी है, ठीक है, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। बट हाँ, चीज़ें यार तेरे को पता है ना, यहाँ पे रखना होता है, तो चीज़ें थ्योरेटिकल ही हम लोग को समझ के प्रैक्टिकल भी अप्लाई करनी है। प्रैक्टिकल मतलब जिंदगी में जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस के अंदर हम लोग कैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, तो वो बातें हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट है बच्चों जो नैया डुबा भी सकता है और नैया पार भी लगा सकता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप लोग इस सब्जेक्ट को कितने सीरियसली लेते हो। EIS SM, मेरे सब्जेक्ट का नाम सिर्फ SM नहीं है, EIS SM है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों है ये पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। CA कोर्स के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? सर समझ में आता है अकाउंट्स क्यों है, समझ में आता है टैक्स क्यों है, समझ में आता है कॉस्टिंग भी क्यों है, समझ में आता है लॉ क्यों है, समझ में आता है ऑडिट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, हमें यह भी समझ आता है हम एडवांस अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमें यह भी समझ में आता है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आती, सर हम EIS क्यों पढ़ रहे हैं, हम SM क्यों पढ़ते हैं। क्यों बच्चों को जब कंपेयर करता ना इन 7 सब्जेक्ट से, जो कोर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, SM का क्या रेलेवेंस है हमारे कोर्स में, सर क्या जरूरत है ये पढ़ने की। बच्चे पूछते हैं मेरे से, ये बहुत बारी ऐसा हुआ कि पहली क्लास में बच्चा हुआ, सर SM मतलब इसकी क्या जरूरत है हमारे कोर्स में, हम क्या बिजनेस, हम ये पढ़ेंगे बिजनेस। बच्चों देखो, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब और मकसद आपको स्ट्रैटेजीज बताना है। आपको बताना चाहते हैं वो लोग कि जब कोई बिजनेस एक डाउनफॉल सिचुएशन में जा रहा हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, तो उस बिजनेस को कैसे वापस इंप्रोवाइज किया जाए या फिर इंटरनली क्या किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। क्या वो तरीके होंगे, क्या वो तौर तरीके होंगे जिन तरीकों से हम अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? रिवाइव। ये वो बिजनेस के ट्रिक्स हम लोग समझने जा रहे हैं, इन बिजनेस के स्ट्रैटेजीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको अगर कंपनी का CEO या CFO पोजीशन पे जाना है तो सर यही वो सब्जेक्ट है। CFO बनने के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं चाहिए, गलत। CFO बनने के लिए टैक्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, गलत। हां मैं सच बात बता रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत चाहिए, गलत। ये चीजें नहीं चाहिए, स्ट्रैटेजीज चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रैटेजीज। सर आप सोचो, कंपनी की बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठ रहे हो, CFO, CEOs, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या करते हैं वो वहां पर बैठ के? टैक्स प्लानिंग करते हैं, इनकम टैक्स कितना जमा कराना है यार, इतना जमा कराते हैं। ये CEO का काम होता है? नहीं, मतलब आपको लगता है अकाउंटिंग करते होंगे बैठ के, यार बैलेंस शीट हो गई भाई, दिखा दे यार बैलेंस शीट कितनी। आपको लगता है एक CEO जो लेवल पे बैठा हुआ है कंपनी में, वो ये बातें सोचता होगा कि कंपनी में कितनी अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है पिछले साल? सर ये सब बातें भी सोचता होगा, बट उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? स्ट्रैटेजीज। इंस्टीट्यूट क्या चाहता है आप लोग किस पोजीशन पे पहुंचो? CEOs पोजीशन पे पहुंचो, CFOs पोजीशन पे पहुंचो, MD वाली पोजीशन पे पहुंचो। और मैनेजिंग डायरेक्टर जैसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए अगर स्ट्रैटेजीज ही नहीं समझी कि क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बिजनेसमैन को यूज करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक मालिक को यूज करनी पड़ती है, या फिर एक MD, एक CEO, एक CFO अपनी कंपनी के लिए यूज करता है, वो क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे वो बिजनेस को बढ़ा सकता है या किसी बिजनेस को डुबा सकता है, किसी और बिजनेस को डुबा सकता है। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं किसी बिजनेस को, तो वो कैसे पहुंचा सकता हूं? मैं स्ट्रैटेजी से समझूंगा। मैं ये स्ट्रैटेजी से समझूंगा कि मुझे अपने आप को कैसे ग्रो करना है या दूसरे को कैसे डुबाना है। ये सारी बातें आपको स्ट्रैटेजी से समझ आती हैं। बिजनेस मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 12th में, पढ़ा है बिजनेस मैनेजमेंट। BCom में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बॉम करके बोलते थे ना सब्जेक्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। वो सब्जेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड। यहां पर हम बिजनेस तो पढ़ेंगे, शुरुआत बिजनेस से ही करेंगे, बट एंड कहां कर रहे हैं? स्ट्रैटेजीज। हम लोग वो स्ट्रैटेजीज, वो तरीके सीख रहे हैं जो CEOs अपनी कंपनी में अपनाते हैं। जितना इस सब्जेक्ट में इन डेप्थ ये बातें समझते हो,
और सोचते हो हम लोग क्यों कर रहे हैं सीए कोर्स में, इस एसएम सब्जेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस आपके लिए इस लाइफ में ये बढ़ेगी एसएम कोर्स के लिए। एसएम कोर्स पहले फाइनल लेवल पे डाल दिया जाता था, ठीक है, और फाइनल लेवल पे भी एक पार्ट होता था, बट अब धीरे धीरे करके उन लोगों ने इंटरमीडिएट में ही बोला कि बच्चा इंटरमीडिएट में ही सीख सकता है एसएम, व्हिच इज स्ट्रैटेजीज। नाउ तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या समझना है उसके बारे में कुछ कंटेंट्स लिखते हैं, राइट डाउन। क्या वो चैप्टर्स हैं? हम लोग पहली बात बच्चों, हम लोग कुछ और नहीं पढ़ेंगे, हम स्टडी मैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टडी मैट। स्टडी मैट से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता कोई भी सब्जेक्ट के लिए, स्टडी मैट से ऊपर कुछ नहीं है। इज्जत देनी है स्टडी मैट को। किसको देनी है इज्जत? स्टडी मैट को, बस, और कोई रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं है। स्टडी मैट जिसने अच्छे से पढ़ लिया है, गारंटी यू उसको सब कुछ आता होगा, चाहे वो टैक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो अकाउंट्स क्यों ना हो, चाहे वो कॉस्टिंग क्यों ना हो, अगर स्टडी मैट शुरू से लेकर आखिर तक उसने सारी चीजें पढ़ी हुई है। एसएम में भी ऐसा ही है, ईएएस में भी ऐसा ही है। चक्कर क्या ये इसका बहुत मोटा स्टडी मैट है, एसएम का भी बहुत मोटा स्टडी मैट है, बट अगेन ये सब चीजें पढ़े बिना ठीक है बेटा, बट उस सब्जेक्ट 50 नंबर का है ना, ये 50 नंबर का है, 50 नंबर का ईआईएस है, तब मोटा लगेगा ना, है बस उस मोटे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल। तो ईआईएस और एसएम मिला के 100 नंबर का है। सबसे अच्छी बात है कि एसएम के अंदर एमसीक्यूज हैं, और एमसीक्यूज जो इस बार भी आए, बहुत ही जो बच्चों ने मुझे बताया, क्योंकि एमसीक्यूज हमारे सामने आते नहीं हैं कि पेपर में क्या एमसीक्यूज आए, बिकॉज एमसीक्यूज वहीं पर सॉल्व करके देने होते हैं ना। तो जो बच्चों ने बताया एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा आसान थे। एसएम के तो खासकर बोले, ईआईएस के थोड़े से उनको टेक्निकल लगे, बिकॉज ईआईएस को बच्चा इग्नोर करते हुए चलता है। मैं नहीं चाहता हूँ इस बार वो इग्नोर हो, बच्चा उतने ही इंटरेस्ट से एसएम और ईआईएस को भी पढ़े जितने इंटरेस्ट से वो एडवांस अकाउंट्स और एफएम जैसे सब्जेक्ट को पढ़ता है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन पे ही नंबर चाहिए, क्योंकि बच्चों के नंबर एडवांस अकाउंट्स में होते हैं, मैंने मना ही नहीं किया, होते हैं, एडवांस अकाउंट्स में मिलेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें एफएम में भी मिलेंगे, अकाउंट में मिलेंगे, कॉस्टिंग में मिल जाएंगे, और फिर मैं कहता हूं टैक्स में भी मिलेंगे और ऑडिट में मिलेंगे। बट दिक्कत क्या हो रही है, बच्चे एंड वाले जो सब्जेक्ट है ना, लॉ, ईएएसएम, उसमें मार्क्स कम होते हैं। समझ में आया? तो मुझे वो चाहिए जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे टच में रहो, चीज़ें पढ़ के आओ। जो आज पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में पहले पूछा जाएगा, पूछने के बाद आपने अगर जवाब नहीं दिया तो सज़ा मिलेगी, सज़ा के लिए रेडी रहना। बट ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं सो दैट आपको क्लास में ही याद हो जाए। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग घर पे जाके एक प्रेशर में ही पढ़ो, और वो चीज़ ज़रूरी है ताकि आपको क्लासेस के अंदर ही याद हो जाए। तो जो बच्चों ने फीडबैक दिया कि एसएम में हम लोगों ने जो चीज़ें यहीं पे पढ़ ली थी वो खत्म था, हमें एसएम एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़ी और हमारा एसएम खत्म हो गया। हालांकि 3 बार एटलीस्ट रिवीजन करनी है। कितनी बार? 3 बार। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो 3 बार। भगवान करे सबके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, बट अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपको पता है कि आपको बोथ ग्रुप्स देने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे कि हम बोथ ग्रुप देंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 किया तो हुआ ही है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, और ग्रुप 2 कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं पहले भी, तो हम लोग बोथ ग्रुप दे देंगे। बट सोचो रिवीजन के लिए कितना कम टाइम होगा। ग्रुप 1 भी रिवाइज करना है, ग्रुप 2 भी रिवाइज करना होगा, अगर ऐसा हुआ तो। समझ में आया? इसलिए हम लोगों को तो रेडी रहना है, कोई भी चीज़ हो जाए। हम लोगों को नेगेटिव भी सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है। बी पॉजिटिव, बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग सोचो कि पॉजिटिव ही हुआ, सब कुछ अच्छा ही होगा, बट स्टिल नेगेटिव भी होगा तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे वो चीज़ भी सोच लेनी चाहिए। समझ में आती है? सोचने में क्या हर्ज है? आप लोग सोच तो सकते हो कि अगर हो गया तो ऐसे केस में हम लोगों को बोथ ग्रुप रिवाइज करना होगा। इसीलिए हम लोग इसको साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। यही टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लो। 1.5-2 महीने के अंदर रिजल्ट जब आ जाएगा तब आप दिमाग डाइवर्ट होगा, ध्यान डाइवर्ट होगा, और मैं वो नहीं चाहता हूँ। इसलिए साथ ही साथ सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, खत्म। एसएम सब्जेक्ट क्लास में ही खत्म। घर पे जाके रिवाइज करके तो आना ही पड़ेगा। रिवाइज करके आओगे, इसी कोर्स के साथ साथ ही खत्म कर दो। अगली बार सिर्फ रिवीजन करनी हो, एक बार और, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि नंबर अगर अच्छे चाहिए, मार्क्स अच्छे चाहिए, बच्चा यार देखो दिमाग पे डिपेंड करता है, एटलीस्ट 3 बार रिवीजन कर लो। एमसीक्यू, सब्जेक्टिव सारे करेंगे, जो पीडीएफ, आरटीपी, एमटीपी जो भी दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे, सब कुछ करना चाहिए। एमटीपी, आरटीपी जैसे टैक्स में भी किया था, बट ठीक है, बट एमटीपी, आरटीपी सब कुछ करना चाहिए। हर चीज़, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात ना? आओ बच्चों जरा कंटेंट्स देख लेते हैं। राइट डाउन कंटेंट्स जो हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ना है।
सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके एक इंट्रोडक्शन चैप्टर की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फिर इसके कुछ फीचर्स आएंगे, इसके बेनिफिट्स, इसकी लिमिटेशंस, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में नजर आएंगी, विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। हम लोग इस चैप्टर के अंदर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 स्टार चैप्टर है ये, 5 स्टार, क्योंकि ये चैप्टर सबसे लेंदी भी है और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी यही आने वाला है। इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में यूज होता है। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, ये MBAs को पढ़ाया जाता है, तभी तो MBA CEO CFO पोजीशन पे पहुंचते हैं। क्या उनको अकाउंट्स की नॉलेज होती है? क्या उनको टैक्स की नॉलेज होती है उतनी जितनी आप लोगों को होगी? नहीं, बट वो लोग हाई पोजीशन पे पहुंचते हैं और आप उनके अंदर काम कर रहे हो। इंस्टीट्यूट नहीं चाहता, इंस्टीट्यूट चाहता है इसलिए आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता हो। ये चीज़ उनको समझाई जाती है, उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं। मैं भी चाहता हूँ यहाँ पे भी उसकी क्या हो, प्रेजेंटेशंस हो। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज के टाइप्स विद प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, किस किस कंपनी ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई है अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नंबर तीन थर्ड, विच इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है? मतलब जो ऊपर है वो क्या है? वो तो डायनामिक्स है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के टाइप्स मिलेंगे आपको वहां पर। क्या मिलेंगे? टाइप्स, कि कॉम्पिटिटर को, दूसरे कॉम्पिटिटर को हराने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, एक कंपटीशन में अपना नाम बनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वो हम बात पढ़ेंगे। टाइप डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। थर्ड जो है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। नाउ दिस इज प्रोसेस। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 5 क्या होगा। ये वो स्टेप्स हैं जो हम लोग इस मैनेजमेंट प्रोसेस में समझेंगे कि एक स्ट्रैटेजी को कैसे, मतलब स्ट्रैटेजी से कैसे हम लोगों को एक कंपनी को या बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। उसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, ऐसे हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने लिख दिया। ठीक है जी। नंबर 4, चौथा चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे प्रोसेस के बाद, विच विल बी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल मतलब, कॉर्पोरेट लेवल मतलब जैसे टाटा सन्स कंपनी का नाम सुना है? टाटा सन्स मेन कंपनी टाटा सन्स है। ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्री में कंपनी का नाम है RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है। उसके नीचे ना सब्सिडरीज हैं उसकी। क्या है उसके नीचे? सब्सिडरीज। जैसे टाटा सन्स के नीचे क्या है? तनिष्क। टाटा सन्स के नीचे क्या है? क्रोमा। टाटा सन्स के नीचे क्या है? टाइटन। टाटा सन्स के नीचे क्या है? ये सारे उसके नीचे क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो मेन कंपनी है वो क्या है? टाटा सन्स। उसके नीचे टाटा मोटर्स, उसके नीचे टाटा के सारी कंपनीज आती हैं। देयर आर 98 कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज, 98 कंपनीज है उसके अंदर। 98 कंपनीज टाटा सन्स ओन करता है। पता है आपको? टाटा सन्स जो है वो कॉर्पोरेट लेवल है, जो नीचे है ना वो सब बिजनेस लेवल है। क्या बोलते हैं उनको? बिजनेस लेवल। ये कौन से हैं? कॉर्पोरेट लेवल। बच्चों समझना, ITC अगर अपनी कंपनी के लिए प्लानिंग कर रहा है ना, ITC समझ गए ना, ITC कंपनी अपनी कंपनी के लिए प्लान कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल। क्या बोलते हैं? ITC के नीचे कुछ बिजनेसेस भी हैं, जैसे होटल डिवीजन अलग है, टोबैको डिवीजन अलग है, ऐसे ही उसका जो स्टेशनरी आइटम्स का क्लासमेट वो डिवीजन अलग है। ऐसे ही ITC का चौथा डिवीजन है, फॉर एग्जांपल वो जो फूड एंड बेवरेजेस का, चिप्स वगैरह जो उसके आते हैं, सनफीस्ट है ना। ये डिविजन्स अलग अलग हैं, ये अलग अलग क्या है? बिजनेसेस। फोकस वो हर बिजनेस में करता होगा,
आपने कभी देखा है कि आईटीसी की कभी ऐसा होता है कि क्लासमेट की अगर एडवर्टीजमेंट आ रही है तो बाकी सारों की एडवर्टीजमेंट बंद हो जाती है? ऐसा कभी होता है? नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर क्लासमेट की एडवर्टीजमेंट चल रही है तो किसी और की एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, क्योंकि एट अ टाइम हम एक ही एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ऐसा होता है? नहीं। क्यों? सारी एडवर्टीजमेंट क्या एक साथ नहीं हो सकती? हो सकती हैं, कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? बिकॉज हर बिजनेस लेवल के लिए अलग अलग क्या रखे गए हैं? सीईओज। सर सोचो, दिमाग सोचो, क्या कंपनी का दिमाग है? कंपनी कह रही है हमें एक सीईओ नहीं चाहिए, हमें हर बिजनेस के लिए अलग सीईओ चाहिए, जो उस बिजनेस में कैसे बढ़ना है, कैसे कॉम्पिटिटर को पीछे करना है, कैसे हराना है उनको, वो चीजें सिखाई जाएंगी। वो बंदे को ट्रेन करा जाएगा कि कैसे एक बिजनेसमैन इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए डिसीजंस लेगा। मालिक एक है आईटीसी के अंदर कितने डिविजन्स आ गए? बथेरे डिविजन्स हैं। उन डिविजन्स के एडवर्टीजमेंट हर बंदा अपनी अपनी कंपनी के लिए क्या कर रहा है? अपने अपने प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट लेवल। नाउ कॉर्पोरेट लेवल मींस मैं बात कर सकता हूं आईटीसी? नहीं, जब मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, इट मींस आईटीसी कंपनी की बात कर रहा हूं। बट अगर मैं बात करता हूं अगला चैप्टर विच इज बिजनेस लेवल, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में ना हम पढ़ेंगे मर्जर, हम पढ़ेंगे अमेलगमेशन, हम पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली कंपनी जब अपने लिए एक पूरी एज अ होल जब बात करता है ना, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की बात करता है। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल के बाद अगली स्ट्रैटेजी विच इज बिजनेस लेवल, तो वो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज एक अलग चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस का क्या बना दिया जाता है? मैनेजर, यानी सीईओ, सीएफओ, और वो बंदा उसी बिजनेस के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयूज। क्या बोलते हैं? एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। आईटीसी का होटल डिवीजन का अलग मैनेजर होगा, टोबैको डिवीजन का अलग मैनेजर होगा, और हर डिवीजन के जो अपने अपने मैनेजर्स है ना, वो रिपोर्टिंग देते होंगे किसको? आईटीसी के मैनेजर को। यानी कि आईटीसी का भी एक मैनेजर होगा जो सीईओ है ना। और ऐसे ही डिवीजन वाइज अलग अलग क्या होंगे? मैनेजर्स। तो जो डिवीजन वाइज क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये कौन सोच रहा है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स। क्या बोलते हैं उनको? बिजनेस लेवल मैनेजर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, होटल के अपने ही कॉम्पिटिटर्स होंगे, टोबैको के अपने ही कोई कॉम्पिटिटर्स होंगे, क्लासमेट रजिस्टर के लिए अपनी कोई और कॉम्पिटिटर्स हैं? आप समझ रहे हो? और आईटीसी एज अ ब्रांड, वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज है जो वो पूरी ब्रांड के लिए प्लानिंग करता है, ब्रांड प्रमोशन करने के लिए। एक होता है बिजनेस लेवल, यानी उसके अंदर के बिजनेस की बात हो रही है कि कौन सा बिजनेस दूसरे बिजनेस को, कॉम्पिटिटर को हराने के लिए क्या काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। ठीक है जी। तो हम लोग इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस में क्या स्ट्रेटजीज अपनाने की जरूरत है। एक मिनट, ठीक है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, तो एक बिजनेस में दूसरे बिजनेस को हराने के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटर को हराने के लिए, जैसे आईटीसी के डिविजन्स की बात करें, आईटीसी के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे बात करते हैं होटल्स, या हम बात करते हैं टोबैको, जितने भी डिविजन्स हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के बाद हम लोगों ने पढ़ना है एक और चैप्टर विच इज फंक्शन लेवल, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शंस। बिजनेस के नीचे कौन होंगे? फंक्शन। फंक्शन समझ गए? एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, हाँ, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सब क्या है? फंक्शंस। इन फंक्शंस के भी क्या होने चाहिए? मैनेजर्स। सोचो कहां कहां तक मैनेजर्स पहुंचे हुए हैं। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ बिजनेस का ही मैनेजर नहीं होता, उस बिजनेस के नीचे फंक्शंस होते हैं ना, उसके भी एक मैनेजर होते हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इट्स कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। मैं कहूंगा सबसे अगर आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग कोई चैप्टर्स हैं वो ये तीन है, बच्चों को आसानी से समझ आते हैं। बिकॉज आप इमेजिन करोगे कॉर्पोरेट में क्या होता होगा, आप इमेजिन करोगे बिजनेसेस में क्या होता होगा, आप इमेजिन करोगे फंक्शन लेवल पे क्या होता होगा।
तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं बहुत स्कोरिंग भी होते हैं और मतलब इजी होते हैं। मतलब आप लोग पढ़ते हो, रीडिंग करते हैं, याद हो जाती हैं। क्लासेस के अंदर हम लोग बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी है, बिजनेस लेवल क्या करते हैं और फंक्शन लेवल में क्या होता है। फंक्शन समझ आ गया ना। जब मैं आईटीसी होटल की बात करूं तो होटल के अंदर भी तो कुछ फंक्शन होंगे, होते होंगे, नहीं होते होंगे, होते होंगे ना। तो गुस्से में क्यों बैठी है। टोबैको में भी होते होंगे। हर बिजनेस के अंदर अपने ही क्या होंगे, फंक्शंस, उनको बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। वो जो फंक्शंस हैं वो अपने अपने हेड पर, अपने अपने लेवल पर कुछ स्ट्रैटेजी बनाते होंगे फंक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए, अपने अपने डिपार्टमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, ताकि कोई ये ना बोले कि भैया तेरे डिपार्टमेंट वीक था इस वजह से ऐसा हुआ है, तेरा फंक्शन वीक था, तूने सेल्स अच्छे से नहीं करी, तूने मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दिया, तूने एचआर पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो हर एक फंक्शन पे अलग अलग टारगेट, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। इसको बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज, विच इज 6th चैप्टर। 7th चैप्टर पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। यहां पे आपको अगेन कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बताया जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रैटेजीज कैसे लगाई जाती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हर एरिया में एक जैसा स्ट्रैटेजी तो नहीं लगाई जा सकती। कहीं पर कुछ स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी, कहीं पर कुछ, क्योंकि वो, आप मेरी बात समझना, अगर मैं कहता हूं होटल डिवीजन, तो क्या जो होटल डिवीजन पे मैं प्लान कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी की, क्या वो सारे डिविजन्स के लिए सेम प्लानिंग होगी? नहीं हो सकती ना। टोबैको के लिए क्या सेम प्लानिंग होगी? नहीं। हर बिजनेस के लिए कुछ अलग अलग प्लानिंग्स होंगी। वो प्लानिंग्स जो होंगी वो बताया जाएगा कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। फिर आखिरी चैप्टर हमारा आ जाता है विच इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंटेशन, ये भी लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं 2 चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज देता हूं, विच इज, आपको बता दिया, पहला चैप्टर कौन सा है, विच इज डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। सेकेंड इज इंप्लीमेंटेशन। बेटा इंप्लीमेंटेशन के बिना तो कोई भी स्ट्रैटेजी अधूरी है ना। सोचते हम बहुत कुछ हैं, घर जाके आज से सर ने बोल दिया अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, घर जाके प्लानिंग करनी स्टार्ट, आज से 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है। रात को बैठ के पूरी प्लानिंग चल रही है, रात को 11 बजे 10 बजे यहाँ प्लानिंग चल रही है, थोड़ी देर बाद सो गए और अगले दिन से स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आसान है। हम बहुत एम्बिशियस लोग हैं, हम सब, मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। हम बहुत एम्बिशियस हैं, ओवर एम्बिशियस हैं, हम लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आता है और बहुत सारी स्ट्रैटेजी आती है। हम बहुत जबरदस्त प्लानर्स हैं, पता है आप लोगों को, प्लानर हैं, एग्जीक्यूटर नहीं है। यही तो एक कमी होती है। एक मैनेजर्स में क्या कमी होती है, मैनेजर्स सोचते बहुत कुछ हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। समझ रहे हो, एग्जीक्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, विच इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। आपको बताया जाएगा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट यानी प्लानिंग से कहां लेके आनी है, एक्शन में, और एक्शन के बाद क्या करना है, कंट्रोल। लास्ट स्टेप कंट्रोल मतलब इवैल्यूएट करना है कि क्या जो प्लान किया था क्या वो अचीव हुआ। आपने कुछ प्लानिंग की थी, आपने कहा था मैंने रात को जाके ना आज से 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना। अब आप क्या करोगे, प्लानिंग को कंपेयर करोगे अचीव के साथ। अचीव मतलब एक्चुअल्स। अरे यार वो पढ़ते नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक स्टैंडर्ड होता है और एक क्या करते हो, एक्चुअल्स। कंपेयर कर रहे हो, वेरिएंस चेक कर रहे हो, और फिर वेरिएंस की क्या करोगे, एडजस्टमेंट। समझते हो, आप कंपेयर करने जा रहे हो स्टैंडर्ड्स को किसके साथ, एक्चुअल के साथ। जो हमारी कमी, कंट्रोल उसी को कहते हैं। कंट्रोल मतलब कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, और उसको एडजस्ट करना, चेक करना कि कहां गड़बड़ हो रही है, किस रीजन से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं 4 घंटे। मतलब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करनी अच्छी बात है, एग्जीक्यूट भी तो करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें बताई जाएंगी जिससे आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे और फिर कंट्रोल करने के कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो कंट्रोल का मतलब कंपैरिजन होता है।
इवैल्यूएट करना कि हम लोग पहले से कहां पर, हम लोग जो स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने डिसाइड किया था उससे हम लोग कहां कम है। तो ये 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स में 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बट ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन लेवल, ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं कि मुझे पता है मैं क्लास में ही ये चीजें आराम से याद होगी। स्ट्रैटेजी है इसमें ढेर सारी, बट बहुत आसान है, समझोगे, सुना होगा, आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे, अच्छा रिलायंस ने ऐसा किया था, याद हो जाएगा। ठीक है यार, रिलायंस ने हाँ यही किया, रिलायंस जियो ने क्या किया, वो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे पढ़ोगे, बुक में कहीं नहीं दी होगी, बट मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिन एग्जाम्पल्स के जरिए आप उसको याद कर सकोगे। बट एक बात है यार, मैं फिर से वो बात बोल रहा हूँ बार बार, मुझे ना क्लास में वही इंटरेस्ट चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक, सिर्फ आज वाली क्लास में नहीं, आगे भी ऐसे ही इंटरेस्ट चाहिए। नहीं तो मैं तो बड़ा जिद्दी इंसान हूँ, ठीक है, और मैंने छोड़ना नहीं है बच्चे को, ठीक है जी। तो इसलिए प्लीज़ मेरी क्लास में वही डिसिप्लिन और वो पढ़ के आए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए भी भला होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्लास के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, है कि नहीं, कोर्स के लिए भी अच्छा होगा। पक्की बात है, कोर्स के लिए अच्छा, मैं गारंटी देता हूँ अगर मेरी कही हुई बातों को समझ गए तो। एसएम ऐसा भी है, अगर ईआईएस पेपर मुश्किल लगा आप लोगों को तो एसएम वो है जो आपको आराम से पास करा देगा। बट हमें एसएम पे डिपेंडेंट नहीं होना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ईआईएस छोड़ दें, हम बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना। ईआईएस बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ईआईएस में जो कही हुई बातें होती है ना, जो लिखते हैं ना हम लोग, उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज ईआईएस एक टेक्निकल पेपर है, तो बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो। एसएम में वो यही प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहते हैं जो लैंग्वेज इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर दी हुई है। तो इसी रीजन से एसएम में जनरली बच्चों को मार्क्स कम दिए जाते हैं और ईआईएस में मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं। और बच्चा ये बात समझता नहीं, बच्चा एसएम पे पूरी जोर लगा देता है, जान लगा देता है, और एसएम उनको हो जाती है और ईआईएस एंड में छोड़ देता है। वो चीज़ गलत है। आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ना है, सारी चीजें खत्म करनी है। एंड में कोई ये ना बोले सर ये वाला चैप्टर रह गया, ये नहीं, ये छोड़ दें, या ये चैप्टर छोड़ दें, ऐसा नहीं करना, सारे चैप्टर करना है। टारगेट बना सकते हैं ना, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, है कि कितने सब्जेक्ट, कितने चैप्टर पढ़ने हमने, 8, ठीक है। ज्यादा क्लासेस नहीं है, छोटा बैच होता है, छोटी क्लासेस होती हैं, इसमें 8 चैप्टर, मतलब आप ये लगा लो टोटल 20 क्लासेस लेके चलते हैं हम लोग, 20 क्लासेस में हो जाएगा। बट इसके अंदर बहुत सारा वर्क आपको करनी है, मेहनत करनी है, घर पे जाके पढ़ के आना है, पढ़ के इसको कंप्लीट करना है। जब मैं पढ़ के जब पूछूं तो आपको जवाब देना है, तो आगे बढ़ते जाएंगे, है कि नहीं। आज हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो राइट डाउन हेडिंग इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगली क्लास, अच्छा स्टडी मैट आज तो लाए, आज लाए, आज नहीं लाए, अगली क्लास में लेके आना। आज सिर्फ स्टडी मैट के बिना ही कर रहे हैं अभी कुछ, बट अगली क्लास से आप लोगों के पास स्टडी मैट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? सबके पास है ना? नहीं है? मंगवाई नहीं? मंगवाना है मतलब ये तो रजिस्ट्रेशन जब कराई थी तो तुमने दोनों ग्रुप्स के एक साथ नहीं कराई थी रजिस्ट्रेशन? आईसीआई तो एक साथ कराई थी, मंगवाया कि ग्रुप देना ही नहीं था ना। ओह, इसमें ना कुछ चैप्टर में कुछ 1-2 एडिशंस हुए, कंटेंट ऐड हुआ है, कुछ नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है, हो जाएगा। हाँ जी, तो पहला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से पहले क्या समझना है, मैनेजमेंट क्या होता है, और मैनेजमेंट से पहले क्या समझना है, बिजनेस क्या होता है। नहीं, पहले क्या समझना है, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस समझते हैं, बिजनेस के बाद आप क्या समझोगे, मैनेजमेंट क्या होता है, फिर मैनेजमेंट के बाद क्या समझोगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का एक हिस्सा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है ना। तो हम पहले क्या समझने जा रहे हैं आज, बिजनेस। राइट डाउन बिजनेस। हेडिंग लिखो बिजनेस। Under this, business refers to the state of being busy. Business refers to the state of being busy for an individual, group, organization और सोसाइटी।
अच्छा, एक और बात है, आप लोगों के बहुत काम आएगा, आप लोग समराइज नोट्स जरूर बनाना साथ साथ, ठीक है जी। आपको स्टडी मैट तो पूरी याद कर नहीं सकते रिवीजन के वक्त आपका टाइम कम होगा, तो साथ साथ नोट्स बनाओ। जो रजिस्टर बन रहे हैं, इन रजिस्टर को यूज़ करो और इसको पूरा एसएम के लिए आप अपने लिए एक प्रॉपर नोट्स तैयार करो। हर चैप्टर को ख़त्म होते ही आपके पास वो नोट्स रेडी होने चाहिए, समझ रहे हो? वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे, पक्की बात है, वो हेल्प करेंगे। तो इसलिए छोटे छोटे, और मैं ना कुछ आपको कोड्स वगैरह दूंगा कुछ चीज़ों को याद कराने के लिए, जैसे कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनमें कोडिंग से ही याद होगा। तो वो कोडिंग होंगे, थोड़े से फनी कोड होते हैं, तो हंसना उतना नहीं है, बट होते हैं, कोड से याद करने पड़ेंगे, है ना? तो कुछ तरीके से याद करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बिजनेस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर अ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। बिजी से ही तो आया, बिजीनेस इज बिजनेस, समझ में आया? आगे लिखो, इट ऑल्सो रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एंटिटी, कंपनी और एसोसिएशन। इट ऑल्सो रेफर्स टू पर्टिकुलर एंटिटी, कंपनी और एसोसिएशन। एक कंपनी, एक एंटिटी, एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है क्या? बिजनेस। हम एसोसिएट हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस। हीरो और होंडा वेंचर किया था, किस लिए? बिजनेस करने के लिए। सोनी और एरिक्सन ने वेंचर किया, किसके लिए? बिजनेस करने के लिए। टाटा और मार्को पोलो ने वेंचर किया, किसके लिए? बिजनेस करने के लिए। टाटा मार्को पोलो जो बसेस बनाता है, मार्को पोलो अलग कंपनी है, टाटा अलग कंपनी है। टाटा और स्काई अलग अलग कंपनी है, टाटा स्काई हो गया। समझ में आती है? तो ये पता होना चाहिए, टाटा अलग कंपनी है, स्काई अलग कंपनी है, और दोनों ने वेंचर किया, मिलकर काम किया। नाउ दे आर कॉल्ड एज टाटा स्काई, बट फेल हो गया, ज़्यादा चला नहीं, ठीक है। बट वही है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो वेंचर करके किए जाते हैं, यानी एसोसिएशन फॉर अ कॉमन मोटिव। समझ में आया? हम इस सबको बिजनेस बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, अ बिजनेस कैन बी एनी एक्टिविटी consisting of, a business can be any activity consisting of manufacture, purchase, sale, processing, marketing, of products or services, of products or services। मानते हो इस बात को? मैंने बिजनेस क्या है? एक मैन्युफैक्चर करना, एक एक्टिविटी उसकी के अंदर आती है, प्रोसेसिंग करना, ट्रेडिंग करना, मार्केटिंग करना, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? बिजनेस के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। अब एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट से रिलेटेड जिनका बहुत नाम हुआ, मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ, जिनके बारे में मतलब वो एक ऑथर रहे हैं बहुत सारी मैनेजमेंट जैसी बुक्स के लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के लिए। नाम है पीटर एफ ड्रकर। क्या नाम है? पीटर एफ ड्रकर। उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा, बिजनेस के बारे में क्या लिखा, आओ लिखते हैं, राइट डाउन। According to Peter F. Drucker, D-R-U-C-K-E-R, Drucker। अच्छा, आगे डैश डाल के लिख लो, इसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब देखो MCQs के लिए ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं, कि कौन कहलाया जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और वो कौन है? पीटर एफ ड्रकर। क्लियर? नाउ इन्होंने क्या बोला बिजनेस के बारे में, राइट डाउन। द फर्स्ट थिंग अबाउट द बिजनेस इज दैट, द फर्स्ट थिंग अबाउट बिजनेस इज दैट इट इज क्रिएटेड and managed by the people।
वो ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस वो नहीं होता जो खुद करते हो, इट इज क्रिएटेड एंड मैनेज बाय द पीपल, पीपल से मैनेज करवाओ, उसको बिजनेस बोलते हैं, ये उनका कहना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ये हमारी एक गलत सोच है, हम लोग सोचते हैं बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो ये कहते हैं बट द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस नहीं होता, या बिजनेस में ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। हालांकि आपको बिजनेस स्टडीज की कुछ बुक्स याद होंगी जिसके अंदर लिखा जाता था कि बिजनेस वही होता है जिसमें प्रॉफिट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं कि नहीं सर, बिजनेस करना मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है। द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन ओनली इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो फिर बिजनेस क्या है? अगले पेज, अगली लाइन पे लिखो, इट हैज टू इंक्लूड, it has to include long term growth, wealth maximization and societal developments, societal developments। मुझे कोई बताएगा इसका कोई एग्जांपल? It has to include a long-term growth, wealth maximization and societal development। ऐसी कोई कंपनी है जो इस चीज पे फोकस करती हो? किस चीज पे फोकस करती है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। ऐसी कोई कंपनी है जो ये काम कर रही है? सर आईटीसी, बिल्कुल सही बात है। और अभी जो मेरे सामने जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो है टाटा। मैंने आपको अभी आपको एक आइडिया दिया, आपने देखा टाटा ने धीरे धीरे करके हर बिजनेस में हाथ डाल दिया। टाटा आज बिजली बनाता भी है, आपके घरों तक पहुंचाता भी है। यहाँ पे जितनी भी दिल्ली में बिजली पहुंच रही है वो एनडीपीएल से आ रही है, और वो एनडीपीएल में टाटा का क्या है? वेंचर है। टाटा ने क्या कर लिया? वेंचर कर लिया, और एनडीपीएल में क्या खरीद लिए? शेयर्स भी खरीद लिए। टाटा और एनडीपीएल, न्यू दिल्ली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। और ऐसे ही बीएसईएस के लिए किसने स्टार्ट किया? रिलायंस ने। आपको पता है ये बात? तो बिजली घरों पे पहुंचाने वाला काम बीएसईएस और एनडीपीएल करती थी दिल्ली के अंदर, वो काम किसने कर लिया? टाटा ने और रिलायंस ने। सर ये लोग प्रॉफिट कमाने का फोकस नहीं कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वो लोग फोकस कर रहे हैं कि वेल्थ बढ़ाओ। सर टाटा के पास 98 कंपनीज हैं, वेल्थ ही तो बढ़ रही है। वो लोग वेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। टाटा अपना मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट डोनेट करता है, ये तो सुना ही होगा। रतन टाटा भी, और इनफैक्ट टाटा कंपनी भी अपना बहुत सारा पैसा क्या करता है? डोनेट। क्यों? सोसाइटल डेवलपमेंट्स। किस चीज पे फोकस करते हैं? सोसाइटी की तरफ। बिल गेट्स कंपनी के नाम, बिल गेट्स तो आपने बंदे का नाम सुना ही है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। अब माइक्रोसॉफ्ट का ये जो मालिक है, ये बंदा कहता है मोस्ट ऑफ द अमाउंट, यानी 60% ऑफ द मनी जो वो कमाता है वो क्या करता है? डोनेट। यानी क्या फोकस है उसका? सोसाइटल डेवलपमेंट्स। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग लग्जरी जीना नहीं चाहते हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं किसके लिए? देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी पे जान लगा रहे हैं। जैसे बिल गेट्स अपने देश के लिए लगा रहे हैं, वैसे ही मुकेश अंबानी, तो नहीं मैं कहूंगा, मुंह से निकल गया गलती से, मुकेश अंबानी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ऐसा। मुकेश अंबानी सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करता है, हालांकि कहीं ना कहीं वो टैक्स पे करके हमारे देश का भी फायदा कर रहा है। बट देखो वो बहुत ही ना सेल्फिश है, वो अपने बिजनेस के लिए सेल्फिश है। अच्छी बात है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको बोलूंगा बिजनेस गुरु है वो। क्यों? क्योंकि यार वो इतना कुछ सोचता है बिजनेस के बारे में, बिजनेस के लिए वो बहुत बढ़िया है। बट अगर मैं कहता हूं कोई काम आज सोसाइटी के लिए कर रहा है तो वो है टाटा ग्रुप, रतन टाटा। इनफैक्ट टाटा के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टाटा की ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, सोसाइटी के लिए करती हैं। सर आपने वो नाम सुना है बर्कशायर हाथवे? बर्कशायर हाथवे कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना? बाहर की कंपनी है और आपको पता होना चाहिए। आपको बता दूं, सुनने में आपको अजीब लगेगा बट कंपनी जबरदस्त है, बर्कशायर हाथवे। इसके मालिक का नाम है वॉरेन बुफे। क्या नाम है? वॉरेन बुफे। इसका नाम भी नहीं सुना? वर्ल्ड टॉप 5 में रहता है बेटा, कभी भी मतलब टॉप 3 में, कभी 1 में चले जाता है, ऐसे ही रहता है। इनकी लिस्ट आगे पीछे होती रहती है। मेरे हिसाब से जो टॉप 20 में भी आते हैं ना, वो रिचेस्ट ही है। हम उनको 1-2 क्यों बोल रहे हैं भाई? उनका कौन सा पूरा पैसा हो, फोर्ब्स वालों को पता चल जाता होगा, जो फोर्ब्स लिस्ट बना देता है, वो तो आगे पीछे चलता ही है। तो टॉप 20 में मतलब वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, हमारे लिए वो वर्ल्ड रिचेस्ट नंबर 1 ही है सारे। तो वॉरेन बुफे, आज तक मैंने कभी उसको, सर उसने इन्वेस्ट कर करके पैसे कमाए हैं।
इन्वेस्टमेंट कर करके सोचो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाया, फिर इन्वेस्ट कर दिया। बर्कशायर हैथवे आज सबसे महंगी कंपनी है, सबसे महंगी कंपनी। नो माइक्रोसॉफ्ट नहीं, गलत, गूगल, एप्पल। बर्कशायर हैथवे पता है कितने का शेयर है? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ का शेयर चल रहा है, $3.5 लाख। $3.5 लाख का एक शेयर, एक शेयर 2.5 करोड़ के आसपास का शेयर चल रहा है उसका, मतलब। और आज भी लोग खरीद रहे हैं वो शेयर, पता है क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है कि आगे भी बढ़ेगा। सोचो अगर शेयर की वैल्यू जरा सी गिरती होगी तो कितना लॉस होता होगा। आज कितने का लॉस हो गया यार? 10 लाख का लॉस हो गया यार आज। मतलब जो 2.5 करोड़ का शेयर खरीद रहा है, उसका एक भी शेयर की वैल्यू गिरी तो 10-12 लाख रुपए का तो एक साथ ही लॉस हो जाता होगा। बट वो डॉलर्स में इतना महंगा शेयर है यार, बहुत बड़ी बात है सर। वो इन्वेस्ट कर करके तो कमाया उसने आज। बर्कशायर हैथवे, उसने सोसाइटी डेवलपमेंट, बेटा आज भी, मतलब मैंने वॉरेन बुफे के बारे में कुछ पढ़ा और वो कहता है कि उसने आज तक कोई लग्जरी कार नहीं ली अपने लिए। सोचो, वर्ल्ड रिचेस्ट, गाड़ी कौन सी पे आता है? नॉर्मल ऑर्डिनरी कार पे। उसको नहीं चाहिए BMW, मर्सिडीज नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी कार। कहता है मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिल रहा है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए ही क्यों? मुकेश अंबानी को देखो, हर दूसरे दिन की नई गाड़ी आती है। पुरानी गाड़ी को क्यूमुलेट करते हैं, वो बेचते नहीं है क्यूमुलेट। क्यों? बिजनेस वाला दिमाग भी है ना, यूज करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। 100-150 गाड़ियां खड़ी हैं, 6 फ्लोर तो गाड़ियों की पार्किंग के लिए हैं, 6 फ्लोर गाड़ी की पार्किंग के लिए। सर वही सोच है, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं वो लोग। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। और हम में से भी बहुत सारे लोग, आज से ही कुछ शायद बहुत सारे कुछ और लोग प्लानिंग सिर्फ प्रॉफिट को नहीं करते हैं, प्रॉफिट भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्या चाहिए? सोसाइटी डेवलपमेंट। वो देश को डेवलप करना चाहते हैं। सो बिजनेस का मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है, जो लॉन्ग टर्म सोचता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी है, जो एसेट्स खरीदता है, इन्वेस्ट करता है अपने पैसों को, और लास्ट में सोसाइटी डेवलपमेंट। नाउ इस बिजनेस के साथ मैं एक और बिजनेसमैन का नाम लेना चाहता हूं, विच इज एयरटेल कंपनी। एयरटेल कंपनी आप लोगों ने देखा रिसेंटली, तो बुरा हाल है वैसे एयरटेल कंपनी का इस वक्त, बट चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हो। बुरा हाल तो देखो रिलायंस जियो ने किया ना भाई, जैसे उसने अपने प्राइजेस कम कर दिए, सेलिंग प्राइस कम कर दिए, तो क्या हुआ? एयरटेल को नुकसान होना स्टार्ट हो गया। एयरटेल के कस्टमर सब शिफ्ट हो गए कहां पे? रिलायंस जियो में। हालांकि एयरटेल अपने जब तक वो था उसने पूरी जान लगा दी थी। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर सुनील भारती, जो एयरटेल कंपनी जो है वो संभाल रहे हैं। अब एयरटेल कंपनी को संभालने के बाद इन भाई साहब ने, आपको पता है ना, कंपनी एयरटेल कंपनी का नाम नहीं है, भारती है कंपनी का नाम, भारती एंटरप्राइजेस। एयरटेल नहीं है कंपनी का नाम, भारती एंटरप्राइजेस है कंपनी का नाम। सर जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, इन्होंने टेलीकॉम इक्विपमेंट का काम स्टार्ट किया था। एयरटेल ने एक टाइम पर टेलीकॉम इक्विपमेंट का काम स्टार्ट किया। टेलीकॉम इक्विपमेंट में जब आज से 1990s की बात कर रहा हूँ, 90 से भी पहले, अर्ली 1980s की बात होगी, तो उस वक्त जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट किया था। फ़ोन बड़े बड़े होते ना, हैवी सेट होते थे। एयरटेल ने अपना वो काम स्टार्ट किया था, और आपको पता है एयरटेल उसमें बहुत बड़े लॉस में आ गया, बहुत बड़े लॉस में। उसने देखा यार, उसने देखा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि BSNL MTNL फ्री में देता था। वो लैंडलाइन जो देता था वो अपनी तरफ से फ्री देता था, कनेक्शन ले लो फ्री ले जाओ, और हम लोग बेचते थे 2000, 500, 1000 उस टाइम की जो भी रेट होता था उस टाइम पे वो बेचते थे। कहा ये तो फ्री में देते हैं BSNL MTNL, फ्री में लो ना। फिर गवर्नमेंट की, बट पता चला कस्टमर से बात कर करके पता चला कि यार लोगों को टेलीफोन नहीं चाहिए, लोगों को नेटवर्क चाहिए। क्यों? BSNL में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी? खिड़खिड़ की आवाज़ आती रहती थी। MTNL में भी सेम, गवर्नमेंट है ना, 1980s की बात कर, बहुत ही बुरा हाल था। फ़ोन बना दिए, दे दिए, फ्री में दे दिए। अब BSNL MTNL का सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? नेटवर्क। उसने देखा कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या मांग रहा है। समझ रहे हो? कस्टमर क्या मांग रहा है मतलब सोसाइटी की क्या डिमांड है। सोसाइटी की डिमांड फोनों की है। किस चीज़ की डिमांड थी? नेटवर्क। सर नेटवर्क ही नहीं, बीच में फ़ोन कट जाता है। BSNL MTNL बहुत बुरा हाल है। उसने कहा यार कुछ ऐसा काम करूं कि मैं अपना नेटवर्क क्यों ना बनाऊं।
एयरटेल कंपनी ने, जब एयरटेल कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी टेलीकॉम जो बीएसएनएल एमटीएनएल के अगेंस्ट गए थे, हम बनाएंगे अपनी टेलीकॉम कंपनी, और एयरटेल ने अपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल के अगेंस्ट कंपनी खोल दी। और उस वक्त का वो राजा था क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई नहीं था। फिर आया आइडिया, फिर आया हच कंपनी नाम सुना है? पहले हच था, वोडाफोन से पहले क्या था? हच कंपनी थी। तो आइडिया, हच और फिर एयरटेल, ये तीनों ने पूरी मार्केट को कब्जा कर लिया। बीएसएनएल एमटीएनएल की तो दुर्गति हो गई, बुरा हाल कर दिया बेचारों को। बीएसएनएल एमटीएनएल गन, मतलब सब लोग कहे बीएसएनएल एमटीएनएल बेकार, पैसे दे देंगे बट हम लोग लेंगे एयरटेल ही। एयरटेल के फ़ोन बहुत अच्छे आने लग गए। एयरटेल ने फिर उसके बाद जब नाम हो गया नेटवर्क का, तो उसने अपने फ़ोन निकालने स्टार्ट किए, लैंडलाइन। क्या मस्त फ़ोन निकालते थे, कॉलर आईडी के साथ हर चीज़। वो चीज़ें बीएसएनएल एमटीएनएल नहीं दे पाते थे, बस वहीं पे फ़ायदा हो गया। एयरटेल का नाम और हुआ, बट अब कौन आ गया बीच में? जियो आ गया। हालांकि अब जियो ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया उसको, बट स्टिल सर, अगर मैं जो आपको इस एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ वो देना चाहता हूँ सोसाइटी डेवलपमेंट का। एयरटेल ने सोसाइटी डेवलप करी है। उस टाइम पर जो सोसाइटी की, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी की है। क्योंकि उस वक्त की नीड क्या थी? नेटवर्क। टेलीफोन इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो टेलीफोन इक्विपमेंट से बंद करके वो किस में चला गया? एयरटेल टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी में पहुंच गया। और आज भी मतलब बहुत सालों तक तो नंबर 1 पे था, ठीक है, बट आज भी वो नंबर 2 पे है। चलो मान लेता हूं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के केस में, सब्सक्राइबर नंबर 3 पे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की एक्विजिशन हुई तो वोडाफोन आइडिया नंबर 2 पे चले गए। रिलायंस जियो रिसेंटली नंबर 1 पे जा चुका है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जियो के पास है। सोचो यार, इस कंपनी ने किया क्या? 4-5 साल में इतनी बुरी हालत कर दी कि जो बेचारे एयरटेल ने जो इतना ज़माने में बनाया था वो सब खत्म कर दिया। बट अभी रिसेंटली आपको पता चला कि रिलायंस जियो ने रेट बढ़ा दिए, प्राइसेस बढ़ा दिए एयरटेल, क्योंकि उसको पता है अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं आ सकता अगर वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली बढ़ाना तो पड़ेगा ही। और यही उसकी स्ट्रैटेजी थी, पहले सब्सक्राइबर ले आओ, फिर धीरे धीरे करके क्या करेंगे? प्राइसेस बढ़ाएंगे। एयरटेल शुरू से ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने फोकस किया कि मुझे देखना है कस्टमर की नीड क्या है। तो जब सोसाइटल डेवलपमेंट के बारे में याद आता है तो आपको याद आ जाना चाहिए एयरटेल, आपको याद आना चाहिए टाटा। लिखो, एग्जाम्पल लिखो। टाटा ने टाटा नैनो कार निकाली, किसके लिए निकाली? अपने लिए निकाली, तुम्हारे लिए निकाली, उन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए निकाली जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिन्होंने सोचा नहीं था कि कभी गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये बिजनेस ही तो है। टाटा ने सिर्फ अपना नहीं, अपने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, उसने तुम लोगों का सोचा, उन लोगों का सोचा जो लोग स्कूटर पे घूम रहे हैं, उन लोगों को किसकी आदत डाल दें? गाड़ी की। हालांकि टाटा नैनो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट शुरुआत में उनको एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट मिली थी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार के नाम से। बेटे पूरे वर्ल्ड में जहां जहां न्यूज़पेपर छपता था उसमें वर्ल्ड चीपेस्ट कार आता था उसका नाम। बाद में बताऊंगा, ये चीज़ भी कई बार नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड चीपेस्ट कार थी ना, सबके दिमाग में ये आइडिया हो, वर्ल्ड चीपेस्ट कार, सबसे सस्ती गाड़ी, स्टेटस सिंबल, टाटा का नाम खराब हो गया। अब आप देखो, गाड़ियां नैनो बंद करके उन्होंने किन गाड़ियों पे दिमाग लगाना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा लोगों की रिक्वायरमेंट ये नहीं है, देखा हैरियर कार, क्लास निकाल दी उन्होंने। अब उन्होंने वो क्लास पीछे वाली जो पुरानी थी नैनो जैसी गाड़ियों को बंद करके उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां और मतलब एक अच्छी लुक कार पर फोकस किया। हैरियर एक कार आई है, 17-18 लाख की गाड़ी निकाली, हेक्सा करके एक बड़ी गाड़ी निकाली 26-30 लाख की। तो मतलब अब वो गाड़ियों पे फोकस कर रहे हैं जो एक बड़े नाम से पहचाने जाएं। सो टाटा नैनो बंद होकर अब इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहा है। बट नैनो जब निकाली गई थी तो फोकस क्या था? आप लोगों के लिए सोसाइटी डेवलपमेंट, इट्स कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या प्रॉफिट होता है? नहीं, बिजनेस में 3 चीजें होती हैं। पहला लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तीसरा, मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो, मैंने बोला 3 चीजें, फिर से बोलो। बिजनेस का मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दूसरा, तीसरा सोसाइटल डेवलपमेंट, समझ गए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन समझ गए? ठीक है, आज भी इनको लॉस भी हो जाना, फर्क नहीं पड़ेगा। रिलायंस जियो को पता है, इतनी वेल्थ है ना उसके पास, इतनी वेल्थ है कि अगर रिलायंस जियो डूब भी गई ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। सोचो, वोडाफोन आइडिया का लॉस पता है कितने का है? 60,000 करोड़ का लॉस, 60,000 करोड़ का। इतने लॉस में बेचारे लॉस दिखाते हैं, और उसमें एयरटेल का भी इतना बड़ा लॉस आ रहा है।
अब इतने बड़े लॉस के बावजूद वो चल कैसे रहे? बिकॉज उनके पास पहले से क्या थी? वेल्थ थी, जो बेचकर, एसेट्स बेचकर वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। उनका कैश फ्लो बंद नहीं हुआ। इस टाइम पर अब वो एसेट्स को बेचकर पैसा लेके आएंगे, जो उनको फायदा हुआ। रिसेंटली उनके ऊपर एक और इल्जाम लगाया कि टेलीकॉम ऑपरेटर जितनी भी कंपनी थी उनके, यानी वोडाफोन और एयरटेल पर, दोनों पर एक बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया फाइन का। लेट एक पेनल्टीज थी जो उनके ऊपर लगाई गई, और इतने बड़े अमाउंट की जो लेट फी पेनल्टीज थी, वो पेनल्टीज अब उन्होंने 2 साल के लिए क्या कर दिया? डेफर। अभी रिसेंटली मैंने ना वोडाफोन का शेयर खरीदा हुआ है, तो वोडाफोन का शेयर जो है बढ़ रहा है। आज मैं वही देख रहा था, शेयर प्राइस 7.5 रुपये हो गया। मेरा एवरेज प्राइस 6 रुपये है। मैंने शेयर 11-12 रुपये में खरीदा था, फिर खरीदता रहा, मैंने बंद कभी नहीं किया, क्योंकि जब वो सस्ता होता रहा मैं और खरीदता रहा, जब वो सस्ता होता रहा मैं और खरीदता रहा। उससे क्या हो गया? उसका जो एवरेज है ना, टोटल एवरेज है, वो एवरेज प्राइस 6 रुपये पे पहुंच गया। अब एवरेज प्राइस क्योंकि 6 रुपये पे पहुंच गया, तो मेरे को क्या हो गया? फायदा। कैसे फायदा हो गया? कि अब वो शेयर की जो प्राइस है वो 7.5 रुपये पे पहुंच गया है। अब 7.5 पे पहुंचने पर मैं बेचूंगा तो मेरे पास 8,000 शेयर है, तो 1.5 रुपये का मुझे प्रॉफिट है एक शेयर पर, तो 8,000 शेयर है, तो मुझे 10-12 हज़ार का फायदा है। बट अगर वही है 10-15 रुपये पे पहुंच गया, 20 रुपये पहुंच गया, 30 रुपये पहुंच गया, तो पार्टी, छोटी बात ही नहीं करनी। एयरटेल, टाटा, ये सब वो एग्जांपल्स हैं जो सोसाइटल डेवलपमेंट में आते हैं। नाउ राइट डाउन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखो, ये वो सब्जेक्ट में हम लोग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज और छोटी कंपनीज, हर तरह की कंपनी जो आप लोगों ने सुनी होगी, जो फेमस होंगी, ये सब चीज़ों के बारे में आपको भी ध्यान देना है। जो आपको न्यूज़ समझ आती है, जो आपको न्यूज़ सुनने को मिलती है, इनफैक्ट वो शेयर करो अपने ग्रुप्स पे, सो दैट हाँ एक दूसरे को इस बारे में एक जनरल नॉलेज दे सको, क्योंकि इन चीज़ों की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। आज तक हम लोग क्या नॉलेज देते रहे हैं? अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, लॉ, भाई बस, मतलब बस नहीं, मतलब पढ़ना तो ये भी है, इसके बिना गुजारा नहीं है। बट साइमल्टेनियसली हमें क्या पढ़ना है? बिजनेसेस के बारे में, कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या क्या तरीके हैं, कौन से बिजनेस ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, ये दिमाग आप लगा सकते हो जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे। अभी आगे बिजनेस में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, राइट डाउन, सर्वाइवल। सर्वाइवल बच्चों, इसमें कोई शक नहीं, हर बिजनेस क्या करना चाहता है? सर्वाइव। जब मैंने बिजनेस ये वाला भी खोला था ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले ही प्रॉफिट नहीं, पहले क्या होता है? सर्वाइव। पहले क्या होता है? सर्वाइव। कभी भी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं था, और अभी भी लॉस ही आ रहा है बिजनेस में। हम लोग लॉस मतलब आता है, लॉस क्या करें? ठीक है, मैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट कह रहा हूं। तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल फोकस कर रहा हूं, बट पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइव। अगर जिस साल मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, कोई ये सोचता है आते ही उसको पहले साल में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो जाए, नहीं, पहले क्या करेगा? सर्वाइव। गुजारना है एक साल किसी तरीके से, क्योंकि इतने हेफ्टी एक्सपेंडिचर आपके ऊपर है कि उन एक्सपेंडिचर्स को निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, सर्वाइवल। और बता दूं, सर्वाइवल तभी हो सकता है जब आपके अंदर एक वो विल हो कि मुझे करना ही करना है। एग्जैक्टली सीए कोर्स सीए कोर्स का एग्जांपल बिल्कुल सही है, सर्वाइवल। भगवान ना करे, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव है पहले तो, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा गड़बड़ हो तो मैं सर्वाइव फिर भी करूंगा। कई लोग होते हैं हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ यार मैंने नहीं करनी। सर्वाइवल का मतलब यही है, योर विल। जिसने ये सोच लिया होता ना मुझे करना है, भगवान ना करे बट फिर भी कितने अटेम्प्ट्स लगे हों, ठीक है, फिर भी वो बच्चा जो है जाके सीए के क्लियर करके जाता है। मैंने एक मैं ना कहीं पे पढ़ाने गया, तो एक कोचिंग सेंटर में, तो वो जहाँ पे मैं पढ़ाने गया तो उस कोचिंग सेंटर में ना एक ना कोई पर्सन आए थे मोटिवेशन देने के लिए, ठीक है। अब वो मोटिवेशन देने के लिए क्या आए थे वो, क्योंकि उनके बारे में कुछ खास था। वो खास ये था, मुझे जो मेरे वहाँ के टीचर थे वो मुझे बताते कि एक ना मोटिवेशन लेक्चर चल रहा है। मैंने कहा कौन है, लोग आया कौन है, देखूँ तो सही कौन आया, कोई बढ़िया बंदा होगा कोई, पता चले कौन है। तो पता चला कि वो ना 8 साल के बाद जाके सीए बना है। मैंने कहा बट आपको सर आपने क्या किया, आपने 8 साल मतलब करीब 16 अटेम्प्ट देने के बाद वो उसका सीए फाइनल क्वालिफाई हुआ है। नहीं मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मोटिवेट कर रहे हो या डिमोटिवेट कर रहे हो।
मतलब आप उस बंदे को वहां बुला रहे हो उन बच्चों के सामने जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं कि देखो 16 अटेम्प्ट के बाद ऐसा होता है। बाल पूरे गंजा था, पूरा गंजा था, ठीक है, और उसके बाद पेट निकला हुआ बाहर ऐसे, ठीक है, पैंट शर्ट ऐसे, कोई पता नहीं कुछ कैसा हाल, बुरा हाल था। मतलब कोट वगैरह पहना है, पता नहीं कोई मैचिंग हो रही है नहीं हो रही, कोई मैचिंग नहीं, कुछ नहीं, पूरी जिंदगी मैच से ही रह रही है, शक्ल पे कोई चाम नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे पूरे वाइट बाल हो। मतलब क्या यार, मतलब आप मोटिवेट कर रहे हो डिमोटिवेट कर रहे हो। बच्चे बाहर निकले, बाद में बच्चे कहते सर ने तो डरा ही दिया सर, 8 साल के बाद वो बंदा क्लियर कर रहा है, तो हम लोगों से तो हो गई। मैंने कहा यार ये कोई इंसिडेंस होता है, हर बंदे के साथ थोड़ी ना ऐसा होता है। बट देखो मैं यहां पर उसके साथ सर्वाइवल का एग्जांपल जोड़ना चाहता हूं। सर्वाइव किया और आज जाके वो क्या बन गया, सीए बन गया। बट वो सर्वाइवल था। सर्वाइव वही कर सकता है जिसके दिमाग में वो विल हो, वो एंग्जाइटी हो कि मुझे करना ही करना है। कई लोग होते हैं छोड़ यार और बहुत है, पापा है, बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, बिजनेस खोल देंगे नहीं होगा तो। कई लोगों की ये सोच होती है। अगर ये सोच है तो ऑब्वियसली आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बट अगर ये सोच है कि मुझे करना ही करना है हर हाल में, तो उसी से सर्वाइवल पैदा होता है। बिजनेस भी अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो पहले साल में लॉस हो सकता है, बट यू हैव टू सर्वाइव। कि मैं या तो एग्जिट कर जाऊं, बिजनेस बंद कर दूं, या मैं हर हाल में कोई बात नहीं यार देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, सर्वाइव करूंगा। वो होता है विल। समझ में आया? राइट डाउन सर्वाइवल के बारे में। इट्स विल एंड एंग्जाइटी, इट्स विल एंड एंग्जाइटी टू गो इन टू फ्यूचर as long as possible, to go into future as long as possible, full stop. A business should have capability to survive market shocks. A business should have the capability to survive market shocks. यार अब ये टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम बड़ी इस वक्त सबसे बेकार इंडस्ट्री है, बिकॉज प्रॉफिट है ही नहीं। अगर एयरटेल वोडाफोन कंपनी ना होती, कोई और छोटी मोटी कंपनी होती, तो क्या वो सरवाइव कर पाती इतने टाइम? नहीं कर पाती, बिकॉज प्रॉफिट ही नहीं, पैसा ही नहीं है। पैसा, अब देखो रिलायंस जियो ये रिस्क क्यों उठा रहा है, सेलिंग प्राइस 0 पे करके क्यों उठाया उसने ये रिस्क? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास इतना प्रॉफिट है, इतने पैसे पड़े हैं कि मैं वो रिस्क उठा सकता हूं। आई एम केपेबल। वो टक्कर देने के लिए, ये टक्कर लेने के लिए भी रेडी है कि अगर एयरटेल वोडाफोन फ्री में भी कर देंगे ना सब कुछ, तब भी मैं ही जीतूंगा। वो मार्केट शॉक्स के लिए क्या है, रेडी। इट्स कॉल्ड एज सर्वाइवल। उसको पता है मुझे सर्वाइव करना है, हर हाल में करना है, और उसके पास सर्वाइवल के लिए स्ट्रेंथ है। ऐसे नहीं है फालतू में टाइम पास कर रहा है मैं सर्वाइव करूं, ऐसे नहीं। सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक्चुअल में स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब क्या होना चाहिए? पैसा है नहीं, सर्वाइव करूंगा बोलने तो थोड़ी ना होगा। राइट डाउन, फुल स्टॉप। अ बिजनेस शुड बी देयर, अ बिजनेस शुड बी देयर with a vision of long term existence, है कि नहीं? जो बंदा ये सोच के आता है ना पहले साल में ही कि भाई मैं सोच लिया यही मेरी जिंदगी है, सीए मेरी जिंदगी है, तो वो सरवाइव करने के लिए रेडी है। समझ रहे हो? ऐसे ही कोई बिजनेस खोलता है ना, तो वो ये सोच के बैठा है यही करना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यही करना है। तो वो उसकी क्या है, जिंदगी है, वो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए आया है। तो वो सरवाइव करने के लिए क्या रहेगा, रेडी रहेगा। इट्स अ विल। अंदर से खुद के उसको खुद कहता है कि नहीं यार मुझे तो करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। इट्स अ विल एंड एंग्जाइटी टू गो इनटू द फ्यूचर। मुझे जाना ही जाना है फ्यूचर में, मुझे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 2, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, बेटा एक बार बिजनेस सर्वाइव हो जाए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टेबिलिटी। क्या होता है बच्चे, स्टेबिलिटी। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव होगा स्टेबिलिटी। राइट डाउन, स्टेबिलिटी। हर बंदा पहले सर्वाइव करता है और उसके बाद क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है।
हर बंदा होना चाहता है। सर्वाइव, जिंदगी भर सर्वाइवल मोड में तो ना रहना है। अब जिंदगी में कुछ स्टेबिलिटी भी तो आनी चाहिए, नहीं शगुन? तो एक स्टेबिलिटी आनी बहुत जरूरी है। बहुत हो गया सर्वाइवल, अब स्टेबिलिटी चाहिए। बिजनेस में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब बिजनेस में एक रेगुलर कस्टमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ ऑटो मोड में होगा। ऑटो मोड समझते हो? देखो सर्वाइवल मोड में क्या है, मुझे हर तरह के, मैं अपने बिजनेस के लिए भी कहूं तो मुझे हर तरह के बिजनेस के डिसीजन खुद लेने होंगे। छोटी छोटी बातों पे मुझे खुद इन्वॉल्व होना होगा, समझ रहे हो? क्योंकि मुझे क्या करना है? सर्वाइव करना है। स्टेबिलिटी मोड में सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक समझते हो? नीचे मैडम को समझा दिया, सबको समझ गए, सब लोगों को पता है अपने अपने काम क्या है, हम आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, टेंशन फ्री। क्या है वो सब चीजें ऑटो मोड में कब आती हैं? जब बिजनेस क्या हो जाता है? स्टेबल। जब बिजनेस सर्वाइवल होता है ना, तब हम लोग स्टेबल ऐसे मोड में नहीं जा सकते, अरे यार संभाल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज सर्वाइव करवाना है तो ओनर को खुद भी क्या लेना होगा? रिस्क। उसको खुद भी इन्वॉल्व होना होगा बिजनेस की हर छोटी छोटी डिसीजंस के लिए, छोटी भी और बड़ी भी। स्टेबल हो जाता है ना तो सब कुछ ऑटो मोड पे आ जाता है। समझ में आ गया ना? क्लासेस हो रही हैं, टाइमिंग दे दी है, मैडम को सब पता है कि कब क्या एडवर्टीजमेंट करनी है, क्या लिखना है और हर चीज। तो ये सब चीजें जब देना स्टार्ट कर दे, कॉल है स्टेबिलिटी। हर बंदा बिजनेस में स्टेबिलिटी वाली पोजीशन पे आना चाहता है। तो मुझे बताओ, एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो इस वक्त सर्वाइवल में है, स्टेबल में है? सर्वाइवल में है वो, अब तो सर्वाइव कर रहे हैं। हालांकि एयरटेल वोडाफोन की बात करें तो ये लोग बेचारे पहले बिजनेस खोल के बैठे हैं, जियो ने वाट लगा दी, अब ये वापस सर्वाइवल में आ गए। इनको सर्वाइव करना है, अगर कर गए तो जीत गए, नहीं किया तो बंद कर जाएंगे, कुछ और खोलेंगे। बट ऐसे अगर वो कुछ और खोलेंगे वहां पर भी जियो आ गया तो ये सोच है उनकी। वो कह रहे हैं अगर हम लोग कहीं और देश में चले गए, एयरटेल कहता मैं अब किसी और देश में अपना नाम बनाऊंगा, अब वो किसी और देश में अपना नाम बनाने की कोशिश करता, जियो वहां पे भी आ जाता है ऐसा तो जिंदगी भर डरता रहेगा बिजनेस ही नहीं खोल पाएगा। और जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में रिलायंस ने हाथ डाल दिया, सस्ते रेट पर प्राइस करके वो डरा दिया, घबरा दिया, सारे लोग यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, हम तो भाई प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ऐसा सोच नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ आपको सोचना होगा विद लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। और इसके बाद हम लोगों ने कहां पे पहुंचना है? स्टेबल। आने वाले 3 सालों में मैं कह सकता हूं टेलीकॉम मार्केट स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि आने वाले 3 सालों में एक प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे, सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने स्टार्ट कर देंगे। समझ में आता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव of business is stability. Every business, full stop लिखेंगे, every business wants to be steady, every business wants to be steady, firm and long lasting. Steady, firm and long lasting. Steady, firm, long lasting. यानी हमें हर तरह के, अब कोई भी मार्केट में, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आए ना, हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वी आर अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। राइट डाउन, अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स लेस टाइम. A stable organization demands less time for petty things, for managers. इस एग्जाम्पल को आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो यहां पे ये सोचोगे कि अगर हम लोग स्टेबल हो गए तो मैं छोटे मोटे जो ऑफिस के काम हैं उन कामों पे ध्यान कम दूंगा। जब सर्वाइवल मोड होता है तो मुझे हर छोटे मोटे कामों पे भी ध्यान देना पड़ता है। बट अगर मैं स्टेबल हो गया हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो गई है, तो मैंने बताया था ना ऑटो मोड, वो वर्ड समझ आना है। ऑटो मोड मतलब सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्यों? आपने अपने एम्प्लॉइज को सिखा दिया है, ट्रेनिंग दे दी है, उनको पता चल गया कि कौन सी चीज क्या होती है, कब करनी होती है, ये सब चीजों को आइडिया हो गया है। इट डिमांड्स लेस टाइम फॉर द मैनेजर्स। समझ में आती है बात? कॉमा, रिड्यूसेस मैनेजरियल टेंशंस, and
achieves the stability in customer satisfaction and achieves the stability in customer satisfaction. स्टेबल वही होते हैं जहां पे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, स्टेबल वही होता है जहां पे कस्टमर खुश है आपकी कंपनी से, आपके काम से, तभी हम उसको बोलते हैं एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है. स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ही अब तब यूज करेंगे जब वो कस्टमर खुश होकर जा रहा है, उसमें कह रहा है यार बहुत बढ़िया है यार, तो वो हम कहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी पोजीशन पे. समझ में आती है बात? सो सबसे पहले क्या करना है? सर्वाइव. उसके बाद क्या करना है? स्टेबिलिटी. ठीक है बेटा. नंबर 3, नंबर 3rd ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ग्रोथ. अब देखो स्टेबल हो गए हो, अब क्या जिंदगी भर स्टेबल पे रहे? ये भी सही नहीं है. अब ब्रेक इवन हो चुका है ना, अब हमें ग्रोथ के बारे में प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कभी बिजनेस में बढ़ाने की बात भी करें तो इट्स ग्रोथ. ग्रोथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा तो आप खुद का इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा? कम. मुकेश अंबानी क्या चाहता है? ग्रोथ. मुकेश अंबानी स्टेबिलिटी नहीं चाहता, वो ग्रोथ चाहता है. हर वक्त ग्रोथ, हर वक्त पैसा, हर वक्त पैसा 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 सोचता है. अगर वो नहीं सोचेगा ना तो वो एक अनइंटरेस्टेड पार्टी की तरह घर बैठ जाएगा. उसके पास इतना पैसा है कि वो उसके इनफैक्ट जितने भी आगे के पूछते हैं वो आराम से खा पी सकती हैं, बट स्टिल उसको ग्रोथ चाहिए, नाम चाहिए. समझ में आ रही बात? इसलिए वो आज भी काम कर रहा है उतनी मेहनत से जितना वो पहले करता था. ग्रोथ होना हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है. राइट डाउन. अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अचीव ग्रोथ. अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस is to achieve growth. Another important objective of business is to achieve growth. अच्छा, ग्रोथ कैसे मानी जाती है? ग्रोथ कब होती है धीरज? ग्रोथ कब मानी जाती है? जब प्रॉफिट आ रहा हो. जब प्रॉफिट होगा तब ग्रोथ बोलेंगे. आपको क्या लगता है हमारे बिजनेस में ग्रोथ कब दिखेगी? आपको कब ऐसा लगेगा कि ग्रो हो रहा है? जब आपके पास आपको दिखेगा स्पेस बढ़ गई है. आपको लगेगा यार स्पेस बढ़ गई है तो ग्रोथ हो रही है. अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3 है, मैं इनकी जगह 3 और रख दूं तो आप क्या बोलोगे? ग्रोथ हो रही है. तभी रख रहे हैं. समझ रहे हो? आप ग्रोथ किस सेंस में बोलते हो? ग्रोथ आपके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट है? नहीं. ग्रोथ किस सेंस में हो सकता है? एसेट्स. अगर मैं यहां पे सबके चेयर, सोफे वाली चेयर कर दूं सबकी, तो आप क्या बोलोगे? ग्रोथ नहीं, बट डिक्लाइन हो जाएगी. तब ज्यादा करी तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चा तो सो जाएगा. ओए क्या मजेदार. तो ग्रोथ बेसिकली किस सेंस में होती है? जब एसेट्स की ग्रोथ हो रही हो, जब एसेट्स हमारे पास ज्यादा हो जाएं, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाएं. प्रॉफिट भी एक रीजन है. तो मैं इन रीजंस को जब देखता हूं ना तो मैं कहता हूं मेरे बिजनेस में क्या हो रही है? ग्रोथ. Write down the growth of organization. The growth of organization should be in terms of increase in profit, comma assets, comma revenue, comma capacity, comma number of employees, comma employees prosperity, etc. एम्प्लॉइज प्रॉस्पेरिटी मतलब एम्प्लॉइज को आप क्या फैसिलिटी देते हो? अगर आपको दिखे कि दिनेश जो है अगली बार से मोटरसाइकिल पे आता है थंडरबर्ड पे, तो आप तो कहोगे यार ये तो कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे. नहीं, एम्प्लॉइज को क्या मिल रहे हैं? परक्विजिट्स मिल रहे हैं, फैसिलिटी मिल रही है, तो कुछ कमा रहे होंगे तो दे रहे होंगे ना. समझ रहे हो बात? तो एम्प्लॉइज प्रॉस्पेरिटी. तो अगर ये सब चीजें इंक्रीज होती हुई दिखती हैं, है ना, तो आपको लगता है कि हमारे बिजनेस में क्या हो रही है? ग्रोथ. तो बताओ, ये सब बातों से सहमत हो? प्रॉफिट इंक्रीज होना, एसेट्स इंक्रीज होना, रेवेन्यू इंक्रीज होना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंक्रीज होना, कैपेसिटी इंक्रीज होना. समझते हो कैपेसिटी इंक्रीज होना? मैंने ये पीछे वाला तोड़वा दिया और
सीटें और बढ़ा दी, आपको बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसका कैपेसिटी बढ़ गई, इट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ। समझ रहे हो बात? इसी को ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ एक्चुअल में दो टाइप की होती है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। क्या? ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक? राइट डाउन, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। ऑर्गेनिक ग्रोथ लिखेंगे सब, पहला ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक का मतलब अपने आप ग्रो करो, अपने आप। अपने आप मतलब अपने बिजनेस में फोकस करके, एडवर्टीजमेंट करके, बिजनेस के प्रोडक्ट्स को नए नए लॉन्च करके, जैसे एप्पल ग्रो करता है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ करता है। एप्पल कैसे ग्रोथ करता है? ऑर्गेनिक। राइट डाउन, ग्रो द बिजनेस ऑन योर ओन। ग्रो द बिजनेस ऑन योर ओन। एग्जाम्पल लिख सकते हो, टाटा नैनो। टाटा ने एक नया प्रोडक्ट निकाला, उसका नाम है टाटा नैनो। तो वो क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ है। क्या है वो? ऑर्गेनिक ग्रोथ। व्हाट इज इनऑर्गेनिक? जब टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया, पता है आपको जैगवार और लैंड रोवर किसका प्रोडक्ट है? टाटा का प्रोडक्ट है। ये पहले किसका था? फोर्ड का था। किसका था? फोर्ड कंपनी का। और वो फोर्ड कंपनी से खरीद लिया किसने? टाटा कंपनी ने जैगवार और लैंड रोवर, जो बड़ी जो कहते हैं लग्जरियस कार्स होती हैं, उन कार्स की कैटेगरी में आ गए, टाटा ने खरीद लिया। तो ये कौन सी ग्रोथ है? इनऑर्गेनिक। चलती हुई कंपनी को खरीद लेना इज इनऑर्गेनिक। आपने ग्रो किया बट अपने बिजनेस में खुद ग्रो करा नहीं, आपने किसी और चलते हुए बिजनेस को खरीद लिया, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। राइट डाउन, आपने टाटा नैनो एग्जांपल लिखा ना ऑर्गेनिक में, अब लिखते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में लिखो, ग्रो बाय एक्वायरिंग अदर बिजनेसेस। ग्रो बाय एक्वायरिंग अदर बिजनेसेस। ग्रोथ करनी है जैसे मर्जी करो, बिजनेस को बढ़ाना है जैसे मर्जी करो, एसेट्स बढ़ाने हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है, तो आपके पास ये एक तरीके है कि जो बने बनाए बिजनेसेस हैं उन्हीं को खरीद लो। एग्जांपल, टाटा एक्वायर्स जैगवार एंड लैंड रोवर। टाटा एक्वायर्स जैगवार एंड लैंड रोवर। टाटा ने अगर जैगवार और लैंड रोवर खरीदा तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि ये क्या मानी जाएगी? इनऑर्गेनिक। क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रहा, वो किसी और चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लेता है। तो टाटा ने बहुत सारे इनऑर्गेनिक ग्रोथ किए हैं, तभी तो उसका नाम है आज। वो सब कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ करता है, ऑर्गेनिक भी करता है बट इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करता है। जो चलती हुई बिजनेस है खरीद लो। फेसबुक ऐसा करता है, फेसबुक ऐसे ही करता है भाई। पता है व्हाट्सएप अच्छा चल रहा है, खरीदो। इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा है, खरीदो। सब चीजें जो उसको ठीक लग रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग खरीदते जाओ। सारे सोशल नेटवर्क हमारे पास होने चाहिए, ये फेसबुक का टारगेट है। कोई कंपनी को चलने नहीं देना। तभी फेसबुक सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो दूसरी कंपनी को चलने नहीं दे रहा। अगर इंस्टाग्राम चल रहा था तो वो पहले किसी और का था, फेसबुक ने पैसे डाले, इंस्टाग्राम खरीद लिया, आज फेसबुक का हो गया। अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि इंस्टाग्राम चले या ना चले, बिकॉज इंस्टाग्राम किसका प्रोडक्ट है? फेसबुक का प्रोडक्ट है। यार क्या दिमाग लगा के काम कर रहे हैं। गूगल भी ऐसे ही करता है। गूगल ने देखा एंड्रॉयड बहुत चल रहा है, एंड्रॉयड बहुत चल रहा है, परचेज करो। यार ये लोग ऐसे सोचते हैं कि जो चीजें चल रही हो उसको खरीद लो, कुछ तो पैसा होगा। फ्लिपकार्ट चल रहा था, वॉलमार्ट कंपनी ने सोचा भाई अगर इंडिया में आना है तो किसी तरीके से तो आएंगे, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट खरीद लिया, चलो। मिंत्रा चल रहा था, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा खरीद लिया। पहले फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा खरीदा था, फिर फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया? वॉलमार्ट। ये खरीदे जा रहे हैं एक दूसरे को चल क्या रहे। इट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। पैसा है तो पैसे से और पैसा बना रहे हैं ना, इसलिए वो किसने सही बोला, जो अमीर है ना वो और अमीर होता जा रहा है। क्यों? वो पैसे से और पैसा बना रहा है, ग्रो कर रहा है अपने आप को। गरीब है वो और गरीब हो रहा है, वो बेची जा रहा है बेचारा अमीर गरीब, वो अमीर खरीदी जा रहा है, वो गरीब बेची जा रहा है। वो अमीर खरीद कर और बढ़ा रहा है बिजनेस को, और ग्रो कर रहा है, नाम और बढ़ रहा है। तो ग्रोथ दो टाइप के, ऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक। समझ में आया? नंबर 4, अब ग्रोथ भी हो गया, अब क्या करना है? एफिशिएंसी। क्या काम करना है? एफिशिएंसी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है अब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हो जहां आपको दुनिया जानती है, ग्रोथ। अब आप क्या चाहते हो? एफिशिएंट होना चाहते हो। नाउ व्हाट इज एफिशिएंट? देखो, प्रॉफिट लाने के 2 तरीके हैं, एक सेल बढ़ा दो, दूसरा खर्चे कम कर लो। एफिशिएंसी का एक सिंपल सा एग्जांपल है, यू हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। एग्जांपल एयरटेल कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं एफिशिएंसी के केस में, ध्यान से सुनना। आपको पता है एयरटेल ने पहले कूपन आते थे, रिचार्ज कूपन, पता है ना आपको? एयरटेल क्या सब करते थे वही यार, रिचार्ज कूपन ग्रे कलर का होता था, उसे स्क्रैच कर वो अंदर ही घुस जाते थे निकाल रहे होते थे बाद में, फिर वो नंबर एसएमएस करते थे, फिर रिचार्ज होता था। याद आया? रिचार्ज के कूपन आज भी मिलते हैं, बट अब वो एयरटेल ने बंद कर दिए। एयरटेल ने रिचार्ज कूपन बंद कर देने का रीजन क्या है? क्योंकि रिचार्ज कूपन बनाने में, उसको प्रिंट करवाने में उनके खर्चे ज़्यादा हो जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन कराने में खर्चे ज़्यादा थे। इतनी सी चीज़ है, दुकान ने लेनी इतनी सी है, ठीक है, ज़्यादा लेना नहीं है, तो वो दुकान जो है इतना सा, कोई छोटी छोटी दुकान है, सबको देना है, ठीक है, अब वो सबको थोड़ा थोड़ा सामान देना है, इतनी इतनी जगह जाएगा पूरा एक या तो ट्रक जाएगा या फिर एक कार दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो बेसिकली सबको पहुंचाने के लिए खर्चे भी तो इन्वॉल्व है। डेली बेसिस पे बहुत सारे रिचार्ज कूपन यूज हो जाते हैं, उसके बाद रिचार्ज कूपन, तो यस एयरटेल ने सोचा यार ये बहुत बेकार सिस्टम है, रिचार्ज कूपन के बारे में कुछ और सोचना होगा। मैं आज से बात कर रहा हूं जब एयरटेल वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने सोचा था ई रिचार्ज। क्या सोचा? एयरटेल वाज द फर्स्ट कंपनी। बाकी सब लोगों ने तो कॉपी किया उनको। वोडाफोन ने क्या किया? हच कंपनी थी उस वक्त, तो हच ने भी क्या कर लिया? कॉपी कर लिया कि नहीं यार, अगर एयरटेल कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। क्या? ई रिचार्ज। ई रिचार्ज में क्या है? आप दुकान पे जाते हो, दुकान को बोलते हो मैं 50 रुपए का रिचार्ज कर दो, दुकानदार क्या करता है? मोबाइल से 50 रुपए का एसएमएस करता है, रिचार्ज कर देता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। पहले क्या होता था? कूपन दे देते थे, ये लो कूपन, करते रहो स्क्रैच वो स्क्रैच कर पागल हो जाते थे। तो वो स्क्रैच करने के बाद जाके मैसेज आला, वो खत्म कर दिया। क्यों? उसमें टाइम इन्वॉल्व होता था, खर्चे लगते थे। क्या सोचा है यार? ई रिचार्ज में खत्म ये चीज, प्रिंटिंग खत्म, नो प्रिंटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज करने से क्या हो गया? आपके खर्चे कम हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस ट्राइंग टू डू द थिंग्स डिफरेंटली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मैं ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता हूं, सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, बट उसके कुछ और तरीके भी तो होंगे। अब मैं वो पोजीशन पे हूं जहां मेरे को लोग जानते हैं, तो अगर मैं कुछ और बातें और कोई और ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो क्यों ना करूं? उससे मैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता हूं अपने बिजनेस की। इट्स कॉल्ड एज एफिशिएंसी। राइट डाउन। बिजनेस एंटरप्राइज सीक्स एफिशिएंसी। बिजनेस एंटरप्राइज सीक्स एफिशिएंसी in choosing appropriate means to achieve their goals, doing things in best possible manner, and utilizing resources in the most suitable combination to get highest productivity. क्या मतलब एफिशिएंसी का? आप देखो लिखा है एफिशिएंसी इन चूजिंग एप्रोप्रिएट मींस। मींस मतलब तरीके, टू अचीव देयर गोल्स, गोल को अचीव करने के डिफरेंट तरीके, डूइंग थिंग्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। कुछ ऐसे करके दिखाएंगे, रिसोर्सेज को कुछ ऐसे यूज करेंगे ताकि हम रिसोर्सेज को भी अच्छे तरीके से यूज कर सकें और ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने।
ये हम तभी कर सकते हैं। अच्छा, क्या सर्वाइवल मोड में मैं ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ? नहीं कर सकता। सर्वाइवल में, स्टेबल में मैं हमेशा चाहूँगा जैसा चल रहा है चलते रहने दो। अब जाके जब ग्रोथ वाली पोजीशन आ जाती है तब आपको दिमाग में आता है कि यार मैं क्यों ना कुछ डिफरेंट वे ढूंढूं, कोई डिफरेंट तरीका ढूंढूं जिन तरीकों से मैं प्रॉफिट भी कमा लूं, खर्चे क्या हो जाए, कम। जैसे एग्जांपल एयरटेल, राइट डाउन एग्जांपल एयरटेल। एयरटेल इनिशियली सोल्ड पेपर रिचार्ज वाउचर्स। एयरटेल इनिशियली सोल्ड पेपर रिचार्ज वाउचर्स फॉर इट्स प्रीपेड customers, for its prepaid customers. For its prepaid customers, where there was a regular expenditure of maintaining printing and coding them state wise तो ये उनका नेगेटिव था जो उन्होंने प्रॉफिट में बदल दिया। कैसे? एयरटेल रिड्यूसेस इट्स बर्डन, देखो एयरटेल रिड्यूसेस इट्स बर्डन ऑफ प्रिंटिंग, कोडिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन etc. by selling e-recharge vouchers through agents. By selling e-recharge vouchers through agents. किस में आ गए वो? ई-रिचार्ज वाउचर्स में। ये उनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब है तरीके अलग जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर पा रहे हैं, अचीव, प्रॉफिट कमाने के लिए। समझ में आता है? तो हम लोगों ने बिजनेस में कितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए? 4। पहला सर्वाइव, दूसरा स्टेबल, तीसरा ग्रोथ, फोर्थ एफिशिएंसी। फिर से सर्वाइवल, स्टेबल, ग्रोथ, एफिशिएंसी। लास्ट क्या है? अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी के बाद क्या है? प्रॉफिट ना। प्रॉफिट के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली हमारा 5th ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? प्रॉफिट। राइट डाउन प्रॉफिटेबिलिटी। आखिरी ऑब्जेक्टिव द प्रॉफिटेबिलिटी। और इसमें कोई शक नहीं है, जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट। राइट डाउन, इट इज जनरली asserted that private enterprises are primarily motivated by objective of profit. Primarily motivated by objective of profit. Full stop. Some may go even further and emphasize that the profit is sole motive of business enterprises. The profit is sole motive of business enterprises. Full stop.
all the other objectives are facilitative. All the other objectives are facilitative objectives and are meant to subserve profit motive. सबसर्व प्रॉफिट मोटिव मतलब अल्टीमेटली इन चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो फाइनली हम लोग क्या चाहते हैं? प्रॉफिट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो कह रहा है चौथा के बाद जो हम लोग पांचवा ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कहता है ये सारे फैसिलिटेटिव हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि बिजनेस में सर्वाइव हो, हम चाहते हैं बिजनेस में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं बिजनेस में ग्रोथ हो और एफिशिएंसी हो, पर हम लोग फाइनली क्या चाहते हैं? प्रॉफिट हो। तो अल्टीमेटली हर बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए ही प्लानिंग करता है, प्रॉफिट ही टारगेट रखता है। ठीक है जी, तो जो हमारा बिजनेस का आखिरी ऑब्जेक्टिव है। तो बिजनेस क्या है? पहले तो द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, है ना, जहां पे हम लोगों ने एक जनरल टर्म से बिजनेस पढ़ा था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, हाँ, ट्रेडिंग, ये सब चीजें आती हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पीटर एफ ड्रकर जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है उसने कुछ बोला था बिजनेस के बारे में। कह रहा बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस क्या होता है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सोसाइटल डेवलपमेंट। कहता है बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला सर्वाइवल, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा ग्रोथ, फोर्थ ग्रोथ जो है वो कितने टाइप के हैं? 2, ऑर्गेनिक ग्रोथ। समझ में आता है? आज हम लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स तक ही कर रहे हैं, ठीक है, बट आगे अगली क्लास से हम लोग अपने स्टडी मटेरियल से करना स्टार्ट करेंगे विच इज बिजनेस पॉलिसी। हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? बिजनेस पॉलिसी। तो जो हमारा अगला कंटेंट है, अगला जो टॉपिक है वो बिजनेस पॉलिसी है। तो बिजनेस पॉलिसी को पढ़ने से पहले बिजनेस समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बिजनेस से शुरुआत करी। बट अब क्या करेंगे इसके बाद? बिजनेस पॉलिसीज क्या होती हैं। बट जितना भी पढ़ाया गया है उसके बारे में आपको पढ़ के आना है। अगली क्लास में हम लोग और करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे बिजनेस पॉलिसी के साथ, और सारी चीज़ें हम लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। तो स्टडी मटेरियल सब लेके आएंगे, साथ साथ हम लोग उसके नोट्स भी बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो एग्जांपल वहीं लिखते जाएंगे, फिर आप लोग एक ही बारी नोट्स उसको बना के क्यूमुलेट कर लेना, टेस्ट वगैरह चलते जाएंगे, तो लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास।